नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का पुनः अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं श्रृंखला आपके सम्मुख लेके आया हूं वह है उत्तराखंड के प्रमुख अनुसूचित जनजातियों पर आधारित ये प्रश्न लेके आया हूं। इससे रिलेटिव क्वेश्चन है, कई दफ़े एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आई एग्जाम में पूछे गए, उनका समावेशित रूप से ये सार उपस्थित आपके सम्मुख से लेके आया हूं। आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, थारू लोग अधिकांश निवास करते हैं। जो थारू जाति के जो लोग हों वो लोग अधिकतः किस स्थान पर निवास करते हैं, ये किस जनपद के अंतर्गत निवास करते हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों, जो थारू जाति के जो लोग होते हैं वो अधिकांशतः उधम सिंह नगर के अंतर्गत ये रहते हैं। इनकी जनसंख्या अधिक मात्रा में यहाँ पाई जाती है। ठीक है, ये उत्तराखंड के उधम सिंह जिले के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती। उत्तराखंड में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती आपको ये बताना है। कुछ ऑप्शन आपके सम्मुख मैं रखना चाहूँगा। उसमें बोक्सा है, भोटिया है, राजी है या रजवाड़, कौन सी जनजाति इसके अंतर्गत नहीं पाई जाती। रजवाड़ इस के अंतर्गत नहीं पाई जाती, उत्तराखंड में ये जनजाति नहीं पाती रजवाड़। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर का जो प्रश्न है, थारू शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अब थारू जनजाति के लोग शोक पर्व के रूप में किसे मनाते हैं यह आपको बताना है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा ये दीपावली का पर्व शोक के रूप में मनाते हैं। ये वाला प्रश्न है PCS 2007 के अंतर्गत पूछा गया है। यदि मैं बात करूं जो थारू लोग अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं, ये वाला प्रश्न भी प्री PCS के अंतर्गत 2007 में पूछा गया है। और कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है, जो रजवाड़ जो नहीं पाई जाती है, ये भी 2000 प्रीमियर के अंतर्गत 2007 PCS के अंतर्गत ये पूछा गया है। अब बात करते हैं किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। अब वह कौन सा जिला है जहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाते हैं, ये उत्तराखंड का कौन सा जनपद है। दोस्तों, ये उधम सिंह नगर है जहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये चैनल कहीं भी आपके एग्जाम से रिलेटिव हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, अगला प्रश्न जो 5वें नंबर का जो प्रश्न है, देहरादून में अधिक संख्या में रहते हैं। अब देहरादून में कौन सी प्रमुख जनजाति अधिक संख्या में रहती है, ये आपको बताना है। दोस्तों, यदि मैं बात करूं जौनसारी लोग उत्तराखंड के देहरादून जनपद में सर्वाधिक मात्रा में रहते हैं। देखिए, देहरादून के अंतर्गत सर्वाधिक जो मात्रा में जो रहते हैं जो लोग, वो जौनसारी लोग रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। अब उत्तराखंड के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, कौन सी ऐसी प्रमुख जनजाति है जिसकी संख्या सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती। जनजाति की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, ये जो जनजाति है थारू जाति के लोग, जो थारू जनजाति के लोग सर्वाधिक, इनकी संख्या सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब बात करते हैं 7वें नंबर का प्रश्न है, 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति में सम्मिलित किया गया है। अब ये कौन सी जाति है, ये आपको बताना है। ठीक है, जाति में सम्मिलित नहीं किया गया है था वो। ठीक है, ये नारंग, जो नारंग है वो जाति को पिछड़ी जाति के अंतर्गत नहीं सम्मिलित किया गया है। यदि हम बात करें जो 15 नवंबर 2003 को जो 3 जातियों को पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया था, उसके अंतर्गत तो पहला कुथलिया, बोरा और बाहती और गोरखा, ये तीनों को क्या कर दिया गया है, पिछड़ी जाति के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 8वें नंबर का प्रश्न, राजी लोग अधिकांश निवास करते हैं। अब राजी जनजाति के लोग अधिकांश निवास कहाँ करते हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों, जो ये राजी जाति के जो लोग होते हैं, जनजाति के जो लोग होते हैं, वो पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत अधिकांशतः पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक बोक्सा रहते हैं। अब बोक्सा सर्वाधिक कहाँ रहते हैं दोस्तों, इससे पूर्व मैंने आपको बताया था उधम सिंह नगर के अंतर्गत ये जनजातियाँ बहुत ढेर सारी मात्रा में पाई जाती हैं। उनकी जनसंख्या सर्वाधिक मात्रा में उधम सिंह नगर के अंतर्गत है। तो ये जो सर्वाधिक जो बोक्सा रहते हैं वो आपके उधम सिंह नगर के अंतर्गत रहते हैं, उधम सिंह जनपद के अंतर्गत ये रहते हैं। ठीक है,
अब 10वें नंबर का जो प्रश्न है ये वो इस प्रकार से है, किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगल में रहते हैं। ये आपको बताना है कौन से जाति के लोग अधिकांशतः जंगल में रहते हैं, ये आपको बताना है। यदि मैं बात करूं जो सर्वाधिक मात्रा में जो जंगलों में रहते हैं वो आपके कौन से लोग रहते हैं, ये राजी जाति के लोग, जो जनजाति के लोग, ये जंगलों में अधिकांशतः ये जंगलों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये इनका जो जंगलों में रहने का जो मेन उद्देश्य है, क्योंकि प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि प्रकृति के गोद में ये बसे रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 11वें प्रश्न की। बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जो बोक्सा बिरादरी का जो पंचायत का जो सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, ये आपको बताना है। देखिए, ये तखत तखत होता है सबसे बड़ा अधिकारी। ठीक है, तखत होता है। ये वाला जो प्रश्न है ये आपके पीछे 2012 में पूछा गया है। अब बात करते हैं 12वें नंबर का प्रश्न। राज्य में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। अब पहले तो जो इससे पूर्व मैंने आपको बताया था, जो राज्य में सर्वाधिक जनजाति किसकी है, थारू की है। और यदि मैं बात करूं, अब राज्य में दूसरी सर्वाधिक प्रमुख जनजाति कौन सी है, जनजाति के बारे में पूछ रहा है, ये आपको बताना है। जो बक्सा के बाद कौन सी जाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये आपको बताना है। दोस्तों, यदि मैं बात करूं दूसरी, तो वो जौनसारी लोगों की जनसंख्या उत्तराखंड में पाई जाती है। अधिक मात्रा में जौनसारी लोग पाए जाते हैं। ठीक है, जो गढ़वाल और देहरादून के मध्य में स्थित हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न। किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते हैं। अब कौन सी जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते हैं, ये आपको बताना है। देखिए, भोटिया जाति के लोग, जो भोटिया जनजाति के लोग हैं, वो तिब्बत से व्यापार करते हैं, क्योंकि ये तिब्बत और नेपाल और चीन के बॉर्डर में रहते हैं। उत्तराखंड का अंतिम छोर जो पिथौरागढ़ है, उसके तिब्बत के बॉर्डर में ये रहते हैं, तो इनका व्यापार वहाँ आसानी से होता है। अधिकांशतः व्यापार इनका तिब्बत से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। कौन सी जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। देखिए, ऋतु प्रवास किस जनजाति द्वारा किया जाता है। देखिए, अगर मैं ऋतु प्रवास की यदि मैं बात करूं, तो ये आपके ये भोटिया लोग करते हैं। ठीक है, भोटिया लोग क्या करते हैं आपके, ये अधिकांशतः जो ये होता है, ये ऋतु प्रवास इनके द्वारा किया जाता है, भोटिया जाति के द्वारा। क्योंकि ऐसा होता है, जब बर्फ गिर जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, शीत ऋतु में ये नीचे की तरफ आ जाते हैं और ग्रीष्म काल में ये ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, 6 महीने ये नीचे रहते हैं, 6 महीने ऊपर ऊपर की तरफ रह जाते हैं। जब 6 महीने की, जब ये अपने जो भेड़ पालन है या इत्यादि चीज़ों को, अपने गाय बछड़ों को या मवेशियों को नीचे की तरफ लाती है, क्योंकि ठंड होती है, तो ठंड में वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जब गर्मी का हल्का सा ठंड छाटनी शुरू हो जाती है, तो ये फिर अपने पूर्णतः अपने ऊपर पहाड़ों की तरफ ये चले जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जौनसारी जौनसारी संगीत के जनक हैं। अब जौनसारी संगीत के जनक कौन है, ये आपको बताना है। जो जौनसारी के जो गाने बजते हैं उनके जनक कौन है। ये नंद भारती को जौनसारी संगीत के जनक के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न। कौन सी कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। अब कौन सी उत्तराखंड की जनजाति नहीं है, आपको ये बताना है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, तो ये आपका नागा उत्तराखंड की जनजाति नहीं है, नागा लोग। ठीक है, अब अगला प्रश्न इस प्रकार से है आपके। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है। अब खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है, ये आपको बताना है। देखिए, जौनसारी जनजाति के लोगों में पाई जाती है। ठीक है, अब तुबेरा, बाजू और तिमली की जनजाति के लोकगीत हैं। अब जो तुबेरा, बाजू और तिमली की जनजाति के गीत हैं, ये आपको बताना है। देखिए, ये भोटिया जनजाति के ये गीत हैं जो उनके द्वारा गाए गए हैं। अब कौन जौनसारी गायक गायक है। अब कौन जौनसारी गायक है, आपको बताना है। देखिए, जौनसारी गायक के अंतर्गत बहुत से गीतकार हैं। यदि मैं बात करूं, जगत राम वर्मा जी हैं, फकीर चंद चौहान जी हैं, नंद भारती जी हैं। ये क्या है, आपके जौनसारी गायक के रूप में जाना जाता है इनको। अब बात करते हैं
विशु, दियाई, नु नुणानी, जागरण, पंचाई व माध त्योहार मनाए जाते हैं। विशु, दियाई, नुणान, जागरण, पंचाई, ये जो त्योहार माघ त्योहार जो मनाए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं ये आपको बताना है। यदि मैं बात करूं ये कौन मनाते हैं ये त्योहार को, ये आपको जौनसारी लोग इस त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। 21वें नंबर का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। ये कह रहा है कारक कर्क और मकरा मकर की संक्रांति किन दो प्रमुख त्योहार हैं, किनके दो प्रमुख त्योहार ये बताना है। ये कौन सी जनजाति के दो प्रमुख त्योहार माने जाते हैं। देखिए, राजी लोगों के ये त्योहार हैं। ठीक है, राजी के लोग, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या करते हैं, ये त्योहार अपना मनाते हैं। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। पांडव को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं। अब कौन सी जनजाति है जो पांडवों को देवता के रूप में और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं, ये आपको बताना है। देखिए, ये जौनसारी जनजाति के लोग हैं जो पांडवों को देवता के रूप में मानते हैं और कुंती को देवी के रूप में मानते हैं। अब महा हिमालय की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, अब ये जो महा हिमालय की यदि बात करें, जो हिमालय मध्य की श्रेणियों के तलहटियों में जो बसे रहते हैं उनको महा हिमालय की श्रेणी में रखा जाता है। वो सबसे अधिक जनसंख्या वाली जो जाति है वो भोटिया जनजाति के रूप में मानी जाती है। ठीक है, अब माहू महाशिव किस जनजाति के देवता हैं ये आपको बताना है। ये आपके जौनसारी जनजाति के ये देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है, माहू। ठीक है, अब किस जनजाति के लोग अपने संबंध को सवार करते हैं, सवारा करते हैं। ठीक है, किस जनजाति के लोग अपने संबंधों को संवारा करते हैं। ये अपने संबंधों को अच्छी तरीके से एक दूसरे से मेल मिलाप रखते हैं, किसी का बैर नहीं रखते हैं। ये जो जनजाति है ये भोटिया लोगों में पाई जाती है। इनमें एक बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डेशन होती है। यदि कोई भी इसमें अधिकारी होता है, या मैं कहें या सचिव स्तर का भी हो या ग्राम ग्राम स्तर का भी कोई व्यक्ति हो, इनके बीच ऐसा संबंध होता है, इनके बीच ऐसा लगता नहीं कि उच्च अधिकारी हो। इनके बीच जो प्रेम भाव की जो अटूट एक कोऑर्डिनेट होता है इन जातियों के मध्य में, कि ऐसा लगता ही नहीं कि इनके अंदर का कोई भेदभाव भी है, ऊंच नीच भी है। ये जनजातियों के बीच ये अपने संबंधों को सुधार रखने की और एक सजोने की इस जाति के अंदर क्या होती है, क्षमता होती है। इसलिए ये जनजाति उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा मानी जाती है। बाहर विदेशों में भी इसको मानते हैं। अपनी क्या है, अपने रिश्तेदारी को निभाना, अपने सगा संबंधों का क्या है, रिश्तों को संवारने का जो, यदि हम बात करें जनजाति के आधार पर, तो भोटिया जनजाति के लोग उसमें सर्वप्रथम आगे रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैल किनके मैल ग्रीष्मकालीन तथा गुंडा और या मुंसा शीतकालीन आवास करते हैं। ये कौन करते हैं ये आपको बताना है। दोस्तों, ये भी जो करते हैं ये शीतकालीन आवास जो करते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, ये भोटिया जनजाति के लोग ही करते हैं। मंगला, हरड़ू, छोड़, तिलुंग, केदार, छाया, डोबर, रैण रात एवं बिरासु आदि लोकगीत हैं। ये किसके लोकगीत हैं, जो ये मंगला गीत हैं या हरुला है या शिवलुंग या केदार छाया, जो ये गाने हैं, ये लोकगीत हैं, ये किस जनजाति से संबंधित हैं ये आपको बताना है। दोस्तों, यदि हम इन गीतों के बारे में यदि बात करें, तो ये जो गीत हैं ये आपके जौनसारी जनजाति के ये गीत हैं। मंगला, हरड़ो, छोड़ो, शिवलुंग, केदार छाया, डोबर, रैणात एवं बिरासु, ये गीत आपके जौनसारी जनजाति के हैं। ठीक है, अब कौन सा जौनसारी लोगों से संबंधित है। अब कौन सी चीज जौनसारी लोगों से संबंधित है, यदि मैं बात करूं, महानंदा देवी है या मनसा देवी है या माहू देवता है या अन्य कोई, यदि मैं बात करूं ये माहू देवता क्या है, ये इन जौनसारी लोगों से संबंधित है। ये इनके कुल देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। अब कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है ये आपको बताना है।
उत्तराखंड। देखिए भोटिया, जौनसारी, बोक्सा ये सभी पाई जाती हैं, ठीक है, उत्तराखंड में जो अनुसूचित जनजातियां हैं, ठीक है। फिर बता देता हूँ, भोटिया, जौनसारी, बोक्सा ये आदि जैसे राजी ये क्या हैं, जनजातियां हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। अब ये कितनी सीट आरक्षित हैं, ये 13 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए ये क्या है, अनुसूचित जाति के लिए ये आरक्षित हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 31वें नंबर का, कौन सी जनजाति भैयोला देवता की पूजा करते हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों ये जो जनजाति है, ये भोटिया जनजाति के लोग भैयोला देवता की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अब उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। यदि अनुसूचित जाति के लिए 13 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें ये रिजर्व हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। देखिए अगर मैं बात करूँ अनुसूचित जाति की श्रेणी में जो सम्मिलित किया गया है, राज्य की 65 जनजातियों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं 34वें नंबर का प्रश्न, किसके बलिदान पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौलीथाल में मेला लगता है। अब किसके बलिदान के अवसर पर ये चौलीथाल पर मेला लगता है, वीर केसरी चंद के बलिदान पर ये क्या होता है, 3 मई को यहाँ पर मेला आयोजन होता है। अब बात करते हैं 35वें नंबर का प्रश्न, भोटिया जनजाति में कांडली नामक उत्सव कितने वर्ष में मनाया जाता है। अब भोटिया जनजाति के अंतर्गत जो कांडली जो मेला होता है वो कितने वर्षों में मनाया जाता है, ये आपको बताना। ये देखिए 12 वर्षों में ये इस मेले का आयोजन होता है। इस उत्सव का जो कांडली नामक जो उत्सव होता है भोटिया जनजातियों का, तो ये 12 वर्ष में मनाया जाता है। अब रोम्बा किसकी भाषा है, ये आपको बताना है। देखिए ये जाट की भाषा है, ठीक है, जाट लोगों की ये भाषा है। अब 37वें नंबर का प्रश्न, इसमें युवाओं और युवतियों हेतु चौपाल की प्रथा प्रचलित है। अब चौपाल की प्रथा प्रचलित है किसके अंतर्गत ये है, ये आपको बताना है दोस्तों। यदि मैं बात करूं आपसे तो ये आपके जो चौपाल है जिसमें युवती और युवतियों का क्या डांस होता है, एक तरफ के से ये होता है आपके भोटियाओं में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं। बागनाथ देवता की जो पूजा कौन करते हैं, ये आपको बताना। ये राज्य लोगों ये बागनाथ नामक देवता की ये पूजा करते हैं, राज्य लोग, ठीक है। अब कौन बॉक्सर जनजाति का त्योहार है, ये आपको बताना है। हरियाण, होराण, ढोलिया और गैटोरे इत्यादि ये सभी चीज़ें इन बॉक्सर जनजाति की क्या हैं, त्योहार हैं। अब माणा मेला आयोजित होता है, या माणा जो मेला आयोजित होता है कहाँ होता है दोस्तों। इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न है, ये आपका जौनसार भाबर में ये मेला आयोजित होता है, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई हो, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।